हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके फोकस स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक अच्छा चैप्टर है मानव रोग, जिसे ह्यूमन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे मानव रोग में कि सबसे पहला पूछता है यहाँ से, मानव रोग के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। इसे हम देखेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसे जेनेटिक डिजीज़, और इसी में ही देखेंगे हम प्रोटोजोआ और कवक जनित रोग। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग। तो इसमें हम देखते हैं मानव रोग, इसका अध्ययन क्या है? पैथोलॉजी। मानव रोग हमारे शरीर में दो कारणों से फैलते हैं। पहला कारण है जेनेटिक डिजीज़, इसी को अनुवांशिक रोग बोलते हैं। अनुवांशिक रोग क्या है कि हमारे शरीर में बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। इसका वाहक हमेशा महिला होती है, जेनेटिक डिजीज़ का। दूसरा है एक्विवायरल डिजीज़, जो हमारे शरीर में बाहर से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग। इसमें हम देखते हैं जेनेटिक डिजीज़ में कौन कौन से रोग आते हैं। जेनेटिक डिजीज़ में है फर्स्ट में हीमोफीलिया, इसी को ही शाही रोग भी बोलते हैं या फिर रॉयल डिजीज़ भी। इस रोग को सबसे प्रथम बार देखा गया था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के ऊपर, और 25 दिसंबर को, यानी कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के ऊपर देखा गया था। और विक्टोरिया कौन थी? एक शाही परिवार से संबंधित रखती थी, इसीलिए यह रोग को रॉयल डिजीज़ या फिर शाही रोग भी बोल दिया गया। और 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस डे होता है, उसी दिन हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है। हीमोफीलिया रोग में क्या लक्षण है इसका कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त स्कंदन का नहीं बनना। जब कहीं हमारे शरीर में कट जाता है तो डायरेक्ट ब्लड है जो लगातार फ्लो होने ही लगता है, रुकने का नाम इस रोग में नहीं लेता है। नहीं बनने का कारण क्या है? AGH यानी कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की अनुपस्थिति हो जाना। इस रोग में AGH की अनुपस्थिति हो जाती है। और बनने में सहायक कौन कौन से हैं ब्लड क्लॉटिंग? तो कैल्शियम प्लस आयन, विटामिन के, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें DNA यानी कि क्रोमोसोम। इसको देखना जरूरी है क्योंकि आगे जेनेटिक डिजीज़ में हम इसी से ही रिलेट कर पाएंगे टोटल। तो हमारे शरीर में जीन यानी कि क्रोमोसोम कितनी होती है? 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46। इसमें से कायिक गुणसूत्र, जिसे ऑटोसोम भी बोलते हैं, ये 44 होती है। और सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र 2 होती है, जो कि फीमेल में XX और मेल में XY। कायिक गुणसूत्र क्या है कि कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित नहीं होता है, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं करता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। सिर्फ है सो लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। देखते हैं इसमें नेक्स्ट, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। यदि एक गुणसूत्र में हीमोफीलिया पाया जाए तो उस महिला को वाहक कह देंगे। यदि दोनों में हीमोफीलिया रोग पाया जाए तो उस महिला को रोगी बोल देंगे। यदि पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है, उसमें से यदि एक में हीमोफीलिया रोग पाया जाए तो उसे रोगी बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि महिलाओं के एक गुणसूत्र में हीमोफीलिया रोग होने का कारण क्या है, तो वह वाहक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसी को ही वर्धनता रोग बोलते हैं। यह भी X गुणसूत्र में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में ही पाया जाता है ये भी। इसमें क्या है कि हमारे आँख में 2 सेल होते हैं, पहला है रोड सेल और दूसरा कोन सेल। रोड सेल में क्या है कि हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को ही देख सकते हैं, और कोन सेल में कलरफुल देख सकते हैं। यहाँ से कोन से सी और कलर से सी इधर रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगी व्यक्ति हरा और लाल रंग को विभेद नहीं कर पाते हैं।
कि कौन सा लाल है और कौन सा हरा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि कौन सेल हमारे प्रभावित हो जाती हैं, आँख में हमारे कौन सेल प्रभावित हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस वाले रोग में। कौन सेल क्या है कि कुत्तों में अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। कुत्तों में केवल रोड सेल पाया जाता है, जिसके कारण सिर्फ कुत्ते ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिंड्रोम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। सबसे पहला है कि ये अनुवांशिक गुण भी है, और सिंड्रोम किसे बोला जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को ही सिंड्रोम बोला जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सा सिंड्रोम है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये हिंदी में भी यही नाम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है कि ये पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में होता है। मेल में क्या है कि कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XX नहीं, मेल में XY, जो कि टोटल 46 में 44 ऑटोसोम और 2 गुणसूत्र XY। इसमें क्या है कि एक मेल में एक गुणसूत्र X और आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि उस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर बोल दिया जाता है। और यहाँ से XX पुरुषों के मतलब X महिला का लक्षण ले लेता है और XY में पुरुषों का लक्षण। तो ऐसे व्यक्ति जो महिला और पुरुष दोनों का लक्षण ले लेता है उसे ट्रांसजेंडर या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोल दिया जाता है। यानी कि टोटल 47 हो जाता है इसमें गुणसूत्र। नेक्स्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये केवल महिला इसका वाहक होती है। टर्नर सिंड्रोम का वाहक सिर्फ महिला होती है। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है, प्लस में कि जो कायिक गुणसूत्र होता है 44 ये। तो महिलाओं में क्या होता है कि एक गुणसूत्र X गुणसूत्र गायब हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में 45 ही गुणसूत्र बचते हैं। ऐसे महिला क्या होता है कि ऐसे महिला में अंडाणु परिपक्व नहीं हो पाता है, जिसके कारण गर्भ धारण करने की क्षमता खो देती है ऐसी महिला, जिसे आम भाषा में हम बोल देते हैं बांझ। नेक्स्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। महिलाओं में सिर्फ होता है और 45 गुणसूत्र इसमें हो जाता है, एक गुणसूत्र कमी। नेक्स्ट देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। ये क्या है कि महिला और पुरुष दोनों में स्थित होता है। इसमें क्या है कि 44 ऑटोसोम होता है और सेक्स गुणसूत्र XX महिला में XY पुरुषों में। इसमें 13वां गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 13वां गुणसूत्र का एक और कॉपी आ जाना। इसमें क्या है कि लक्षण कि ऐसे बच्चे जिसका जन्म होता है उसका ऊपर वाला ओंठ कटा हुआ दिखाई देता है और जीभ भी कट दिखाई देता है। उसका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और ऐसे बच्चे 9 माह से पहले ही जन्म ले लेते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में महिला और पुरुष दोनों में होता है। इसमें 13वां गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है और ऐसे बच्चे का जन्म जो 9 माह से पहले ही जन्म ले लेते हैं और पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और ऊपर वाला ओंठ कटा हुआ दिखाई देता है और जीभ पर भी कट दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं डाउन सिंड्रोम। ये मेल फीमेल दोनों में स्थित होता है। इसमें ऑटोसोम 44 और सेक्स गुणसूत्र XX महिला और XY पुरुष में। इसमें 21वां गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसमें ऑटोसोम में परिवर्तन हो रहा है 21वां गुणसूत्र में। 21वां गुणसूत्र का एक और आ जाता है कॉपी। इसमें लक्षण क्या है कि ऐसे बच्चे जिसका जन्म होता है वैसे बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों नहीं हो पाता है और ऐसे बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें टोटल 4 था, सिंड्रोम ख़त्म हो गया। इसमें देखते हैं हम कवक जनित रोग में फंगल डिजीज़ कवक जनित रोग। कवक क्या है कि एक यूकेरियोटिक है और सिर्फ है जो बैक्टीरिया को छोड़कर
सभी जीव जंतु यूकैरियोटिक होते हैं, केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है, और सभी जीव जंतु यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें देखते हैं खाने योग्य कवक में, खाने योग्य कवक है मशरूम, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रूपारुलिना, रूपारुलिना भी एक कवक है जिसकी खेती की जाती है। ये क्या है कि दूध के बराबर, गाय के दूध के बराबर प्रोटीन भी देता है। रूपारुलिना को अंतरिक्ष का भोजन कहा जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में भी उगाते हैं इस कवक को। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। पहली प्रतिजैविक का क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने बनवाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन को प्राप्त किससे किया जाता है? तो एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कवक जनित रोग में एक ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दा से दाद यानी किसी को रिंग वर्म भी बोलते हैं, लास्ट दा से दमा यानी किसी को अस्थमा भी बोलते हैं, खा से खुजली, इसी को स्कैबीज भी बोलते हैं, ये से एथलीट, फ्रूट से फुट यानी कि एथलीट फुट। अब एक एक करके देखते हैं इसमें कवक जनित रोग में। फर्स्ट नंबर में गंजापन, एक B5 की कमी से भी होता है गंजापन, और एक कवक है इसका नाम टेनिया कैपिटस। टेनिया कैपिटस कवक के कारण ही गंजापन होता है, जो हमारे हेयर रूट को कमज़ोर कर देता है। ये कवक टेनिया कैपिटस हेयर रूट को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमेशा बाल झड़ने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं दमा, इसी को अस्थमा भी बोलते हैं, अस्थमा। ये एक कवक है एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स, इसी कवक के कारण दमा होती है। इसमें क्या है कि दमा बीमारी में ये हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है। ये कवक जो हमारे फेफड़े में वायु कुपिका होती है, स्टोरेज, वायु कुपिका में जो भी गैस स्टोरेज होती है, उसमें क्या करता है ये कवक के स्पोर यानी कि बीज बना देता है, जिसके कारण जो भी हम सांस लेते हैं वहाँ बीज बना के वहाँ पे एक जाल बना देता है ये कवक, जिसके कारण जो भी हम सांस लेते हैं लेने में दिक्कत होती है इसमें, अस्थमा बीमारी में। एक कवक का याद रखना है नाम एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स कवक। और दमा कहाँ पे अटैक होता है? तो फेफड़ों में। नेक्स्ट देखते हैं दाद, इसी को रिंग वर्म भी बोलते हैं। ये कौन सा कवक के कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम कवक के कारण दाद रिंग वर्म होता है। इसमें लक्षण क्या है कि त्वचा पर गोल चकत्ते बन जाना और खुजली भी होने लगना। नेक्स्ट देखते हैं खुजली, इसी को स्कैबीज भी बोलते हैं। अकैरिस स्कैबीज कवक के कारण खुजली होती है। ये क्या करता है कि स्किन पर आक्रमण करता है खुजली, और खुजली के साथ साथ सफ़ेद धब्बे भी आने लगता है। उसमें क्या था कि दाद में कि गोल चकत्ते बन जाता था, और इसमें क्या है कि खुजली के साथ साथ धब्बे आ जाना। नेक्स्ट देखते हैं एथलीट फुट, यह एक संक्रमण रोग है। कौन सा कवक के कारण एथलीट फुट होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण। इसका लक्षण क्या है कि पैर की त्वचा मोटी हो जाना और वे फटने लगना। कौन सा कवक है? तो टीनिया पेडिस कवक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टोटल ख़त्म हो गया यहाँ पे कवक जनित रोग में। इसमें देखते हैं अब प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें भी एक ट्रिक है, सोपा पे काम, सो से सोने की बीमारी, पे से पायरिया, पा से पायरिया, पे से पेचिस, और माँ से मलेरिया, और का से काला आजार रोग। इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर में प्रोटोजोआ जनित रोग में सोने की बीमारी। ये कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो
ट्रेपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, इसी के कारण होता है। ट्रेपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, इसका वाहक कौन है? सीसी मक्खी। ये क्या करता है सीसी मक्खी कि जब हमारे शरीर में डंक मारता है तो ये क्या करता है CSF यानी कि सेरी प्रोस्पाइनल फ्लूइड में यह अटैक करता है, जिसके कारण पीनियल ग्रंथि, जैसे पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें क्या है कि मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने लगता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा नींद भी आने लगती है, जिसे सोने की बीमारी भी बोल दिया जाता है। पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं पायरिया रोग। ये कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है? तो एंटामीबा जिंजीवेलियस एक प्रोटोजोआ है, एंटामीबा जिंजीवेलियस के कारण। ये क्या करता है? पायरिया रोग में मसूड़ों पे अटैक करता है। मसूड़ों में ब्लड आने के साथ साथ दर्द भी होने लगता है, और मसूड़ों को क्या करता है? ये कमज़ोर बना देता है। बचने के लिए क्या करना चाहिए? विटामिन C लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी देता है। नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन का इंजेक्शन एकमात्र प्रोटोजोआ रोग पायरिया में ही दिया जाता है। जो प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं उसमें से सिर्फ मात्र पायरिया रोग में ही पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डायरिया, इसी को ही अतिसार रोग बोलते हैं। ये कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है? तो एंटामीबा ल्यूब्रिफाइटिस, एंटामीबा ल्यूब्रिफाइटिस प्रोटोजोआ कारण। डायरिया रोग में क्या करता है कि यह आंत में अटैक करता है। डायरिया रोग में हमारे आंत में है सो ये अटैक करता है और आंत में घाव भी बना देता है। इस रोग में डायरिया रोग से लक्षण क्या है? डायरिया रोग इसमें दस्त, उल्टी और कमजोरी लगातार होने लगता है। और डायरिया रोग कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है? तो एंटामीबा ल्यूब्रिफाइटिस प्रोटोजोआ कारण। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये प्रोटोजोआ है, ये क्या करता है कि ट्रिप्सिन को निष्क्रिय कर देता है। जो ल्यूब्रिफाइटिस प्रोटोजोआ है ये ट्रिप्सिन को निष्क्रिय कर देता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन कराने में सहायता करता है, जिसके कारण क्या है कि ट्रिप्सिन को निष्क्रिय कर देने के कारण प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। ट्रिप्सिन अमाशय रस में पाया जाता है, या प्रोटीन का पाचन भी करवाता है। इस रोग से बचने के लिए क्या है कि घरेलू उपचार में ORS का घोल लेना चाहिए, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। डायरिया रोग में क्या है कि डॉक्टर बच्चे को डायरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूध पीने से मना कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का पाचन ही नहीं हो पाता, जिसके कारण ज़्यादा दस्त और उल्टी होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं पेचिस रोग। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये एक प्रोटोजोआ है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसके कारण पेचिस रोग होता है। ये क्या करता है कि बड़ी आंत का पहला भाग सिकम को ही प्रभावित कर देता है। तो इसमें याद रखना है कौन सा प्रोटोजोआ? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये यहाँ अटैक करता है तो बड़ी आंत का पहला भाग सिकम में। नेक्स्ट है काला अजार रोग। ये कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है? एंटामीबा लिस्मानिया प्रोटोजोआ कारण। ये क्या करता है अटैक काला अजार रोग में बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में अटैक करता है। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया रोग। इसका वाहक कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है? तो ये है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया होता है। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसमें क्या है कि एक स्पोरोजोइट बनाता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के ब्लड में पाया जाता है। और ये क्या करता है मादा एनाफिलीज मच्छर, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति को काटता है
तो उसके डंक द्वारा स्पोरोजोइट जो कि प्रोटोजोआ बनाती है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के ब्लड में पाया जाता है। तो जब कोई स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में काटता है मच्छर, तो ये डंक द्वारा स्पोरोजोइट व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण क्या है कि उसके शरीर में HB हीमोग्लोबिन को ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण मलेरिया रोग फैल जाता है। इसमें टोटल देख लिए हैं प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित रोग भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।